आज की इस चर्चा में हम अप्रैल 2026 की रिटेल इन्फ्लेशन यानी खुदरा मुद्रास्फीति रिपोर्ट पर एक गहरी नज़र डालने वाले हैं। और सच कहूँ तो इस रिपोर्ट में एक बहुत ही अजीब सा विरोधाभास है। एक ऐसी तस्वीर जो सीधे तौर पर समझ नहीं आती। हाँ, मतलब एक मिक्स्ड बास्केट या मिली जुली टोकरी जैसी स्थिति बन गई है, जहां आंकड़े बहुत अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं। बिल्कुल। सोचिए, चांदी यानी सिल्वर लगभग 144% महंगी हुई है और टमाटर की कीमतों में करीब 35% का उछाल आया है। राइट। पर दूसरी तरफ अगर आज कोई बाजार में आलू खरीदने जाए तो दाम 23% गिरे हुए मिलेंगे। सही कहा। तो आज हम इसी मिक्स्ड बास्केट के अजीब विरोधाभास को डिकोड कर रहे हैं। चलिए इसको थोड़ा खोल कर देखते हैं। मोटा मोटी देखा जाए तो ओवरऑल रिटेल इन्फ्लेशन 3.48% पर पहुंच गई है, जो कि पिछले 14 महीनों में सबसे ज्यादा है। हाँ, और लगातार छठे महीने बढ़ी है। किसी के लिए भी लगातार 6 महीने बढ़ती महंगाई का आंकड़ा थोड़ा डरावना लग सकता है ना। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये नंबर्स सुनने में जितने डरावने लगते हैं, असल में मैक्रो इकोनॉमी के लेवल पर कहानी थोड़ी अलग है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, हालांकि मार्च के 3.4% से बढ़कर ये अप्रैल में 3.48 जरूर हुई है, लेकिन हमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई के टारगेट को नहीं भूलना चाहिए। राइट, उनका अपना एक बेंचमार्क होता है। बिल्कुल। आरबीआई का लक्ष्य इस मुद्रास्फीति को 4% के दायरे में रखना होता है। तो इजाफा जरूर है, पर अभी भी चीजें कंट्रोल के बाहर नहीं है। हाँ, समझ गया। ये तो बिल्कुल ऐसी गाड़ी की तरह हो गया जिसकी स्पीड पिछले 6 महीने से लगातार बढ़ रही है, लेकिन किस्मत से गाड़ी अभी भी स्पीड लिमिट के अंदर ही चल रही है। हाँ, बहुत सही उदाहरण है ये। मतलब एक्सीलरेटर दबाया हुआ है, पर पुलिस का चालान काटने का वक्त अभी नहीं आया है। एग्जैक्टली। स्पीड जरूर बढ़ी है, पर जब तक हम 4% की लाइन क्रॉस नहीं करते, आरबीआई कंफर्टेबली स्टेटस को मेंटेन कर सकता है। यानी इंटरेस्ट रेट्स में कोई बदलाव नहीं। वही तो, पॉलिसी मेकर्स को इंटरेस्ट रेट्स में तुरंत कोई बदलाव करने की जरूरत महसूस नहीं हो रही है। जब तक गाड़ी हाईवे की स्पीड लिमिट में है, अचानक से हैंड ब्रेक लगाने की कोई तुक नहीं बनती। सही बात है। लेकिन गाड़ी वाले इस एग्जाम्पल में मुझे एक सवाल परेशान करता है। अगर हम स्पीड लिमिट में हैं, तो आखिर एक्सीलरेटर पर जोर किस चीज का पड़ रहा है? मतलब 6 महीने से लगातार बढ़ोतरी चल रही है। जब मैं इस रिपोर्ट की डीप नंबर्स देख रहा था, तो कुछ आइटम्स ने सच में चौंकाया। जैसे कि फूड और मेटल्स का सेक्शन। हाँ, हमने शुरुआत में बात की चांदी और टमाटर की। फूड इन्फ्लेशन ओवरऑल मार्च के 3.87% से बढ़कर अप्रैल में 4.2% हो गई। ठीक है। पर चांदी के जेवर 144% महंगे, सोने, हीरे और प्लैटिनम के जेवर 40% से ज्यादा महंगे, नारियल या कोपरा 44.5% अप और टमाटर 35.3% अप। ये सारे आंकड़े एक साथ देखकर थोड़ा अजीब जरूर लगता है। मुझे एक बात समझाइए, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का लॉजिक समझ आता है, लेकिन 144% का उछाल सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन के महंगे होने से तो नहीं आ सकता ना? नहीं, बिल्कुल नहीं है। इसे समझने के लिए हमें हाउ और वाई के मैकेनिज्म में थोड़ा गहराई से उतरना होगा। ओके, तो क्या कारण है इसका? देखिए, कॉस्ट पुश का बेसिक मतलब होता है कि किसी चीज की डिमांड अचानक नहीं बढ़ी है, बल्कि उसे बनाने या मार्केट तक लाने की लागत बढ़ गई है। पर चांदी के केस में ये एक परफेक्ट स्टॉर्म जैसा है। परफेक्ट स्टॉर्म यानी कई सारी चीजें एक साथ गलत हो रही हैं? हाँ, ग्लोबल सप्लाई चेन में डिसरप्शंस हैं, माइनिंग की लागत बढ़ चुकी है, और इसके अलावा इंडस्ट्रियल सेक्टर में चांदी का क्या काम? खास तौर पर सोलर पैनल्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, इनमें सिल्वर की डिमांड रॉ मटेरियल के तौर पर बहुत तेजी से बढ़ी है। ओह वाओ, ईवीज और सोलर पैनल्स में मैं ये तो भूल ही गया था। राइट। तो जब एक्सट्रैक्शन लंबा और महंगा हो जाए और ग्लोबल शिपिंग के दाम बढ़ जाएं, तो उसका सीधा असर फिनिश ज्वेलरी पर पड़ता है। तो मतलब चांदी का महंगा होना सिर्फ लोकल ट्रांसपोर्ट का मुद्दा नहीं है, बल्कि ग्लोबल खदानों से लेकर शिप के जरिए यहां आने तक की पूरी चेन महंगी हो चुकी है। बिल्कुल सही समझे आप। ओके, दैट मेक्स सेंस। पर टमाटर या नारियल का क्या? इनका ग्लोबल शिपिंग और ईवी से तो कोई लेना देना नहीं है। फिर वहां 35% और 44% का उछाल कैसे? वहां लॉजिस्टिक्स और वेदर यानी मौसम का मैकेनिज्म काम करता है। नारियल या कोपरा कोस्टल एरिया से आता है ना? हाँ, समुद्र के किनारे वाले इलाकों से।
वहाँ क्लाइमैटिक अनोमलीज जैसे अनसीजनल रेन्स या बेमौसम बारिश ने यील्ड यानी पैदावार को सीधा हिट किया है। फसल खराब हो गई। एग्जैक्टली। जब फसल कम होती है और फ्यूल के दाम बढ़े हुए होते हैं तो किसान से लेकर मंडी और मंडी से लेकर शहर के थैले तक आने में हर पॉइंट पर कॉस्ट ऐड होती है। राइट, हर कोई अपना मार्जिन और खर्चा जोड़ता है। टमाटर के साथ भी यही है। खराब मौसम से फसल खराब हुई, सप्लाई कम हुई और जो बची हुई सप्लाई थी उसको दूर दूर तक पहुंचाने का फ्रेट रेट ज्यादा लगा, यानी ट्रक का किराया बढ़ गया। हाँ, ये मैकेनिज्म इन बिल्कुल अलग अलग चीजों को एक साथ ले आता है। ग्लोबल शिप्स और लोकल ट्रक्स दोनों ही बढ़ी हुई लागत के शिकार हैं। यहाँ पर मामला सच में बहुत दिलचस्प हो जाता है। ये एक सीसॉ या झूले की तरह है। सीसॉ कैसे? एक तरफ सप्लाई चेन चांदी और टमाटर दोनों को हवा में उड़ा रही है, पर दूसरी तरफ कुछ चीजें अचानक सस्ती भी हो रही हैं। हाँ, डिफ्लेशनरी आइटम्स की बात करें आप। बिल्कुल। अगर डिमांड या सप्लाई चेन हर जगह डिस्टर्ब्ड है तो आलू के दाम 23.7% क्यों गिर गए? प्याज 17.7% सस्ता हो गया। ये सच में कॉन्ट्रास्ट है। और सबसे सरप्राइजिंग बात, मोटर कार 7.1% सस्ती हो गई। कोई भी आम इंसान सोचेगा कि अगर ट्रक का किराया बढ़ा है तो आलू सस्ता कैसे हो सकता है? ये तो पूरा विरोधाभास है। और यही वजह है कि इस रिपोर्ट को एक मिक्स्ड बास्केट कहा गया है। एक तरफ वेदर ने टमाटर की फसल बर्बाद की, वहीं दूसरी तरफ आलू की बम्पर क्रॉप हुई। बम्पर क्रॉप यानी बहुत ज्यादा पैदावार। बिल्कुल। कोल्ड स्टोरेजेस में पिछले साल का आलू अभी भी भरा पड़ा है। जब सप्लाई जरूरत से बहुत ज्यादा हो तो ट्रक का किराया बढ़ने के बावजूद मंडी में होलसेल रेट इतना गिर जाता है कि ओवरऑल रिटेल प्राइस नेगेटिव में चली जाती है। हाँ, जिसे हम नेगेटिव इन्फ्लेशन या डिफ्लेशनरी ट्रेंड कहते हैं। ओह, तो मतलब आलू का अपना अलग ही सप्लाई डिमांड साइकिल चल रहा है जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को ऑफसेट कर दे रहा है। सही पकड़ा। लेकिन कार्स का क्या फंडा है? कार तो खेत में नहीं उगती। 1% का प्राइस ड्रॉप ऑटो सेक्टर में बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। बहुत बड़ा आंकड़ा है। कार्स का गिरना असल में पोस्ट पैंडेमिक बूम के कूल डाउन होने का असर है। यानी कोविड के बाद जो गाड़ियां बिकने की होड़ लगी थी वो अब शांत हो रही है। हाँ, पिछले कुछ सालों में लोगों ने बहुत गाड़ियां खरीदी, पर अब इंटरेस्ट रेट्स हाई हैं और डीलरशिप्स के पास इन्वेंट्री इकट्ठी हो चुकी है। स्टॉक क्लियर करना उन्हें। वही तो, स्टॉक क्लियर करने के लिए ऑटो कंपनीज हैवी डिस्काउंट्स दे रहे हैं। तो एक इंडेक्स में आलू का ज्यादा उगना और कार्स का डीलरशिप्स पर खड़ा रहना दोनों मिलकर ओवरऑल इन्फ्लेशन को थोड़ा नीचे खींच लेते हैं। ये नंबर्स तो एक दूसरे को काट रहे हैं। ये तो ऐसा है कि एक घर की नींव है और बाहर चांदी, टमाटर और आलू का तूफान चल रहा है। किसी दिन टमाटर उड़ेगा, किसी दिन आलू गिरेगा। ये एनालॉजी बिल्कुल ठीक है। पर ऐसे माहौल में आरबीआई या कोई भी इकोनॉमिस्ट इस शोर में असली महंगाई को कैसे नापता है? उसके लिए इकोनॉमिस्ट उस घर की नींव को देखते हैं, जिसे आर्थिक भाषा में कोर इन्फ्लेशन कहते हैं। कोर इन्फ्लेशन, ठीक है। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि कोर इन्फ्लेशन बिल्कुल स्थिर बनी हुई है। इस रिपोर्ट में ये 3.3% पर टिकी हुई है। वेट, 3.3%? पर ओवरऑल तो 3.48 थी ना? हाँ, क्योंकि कोर इन्फ्लेशन निकालने के लिए हम फ्यूल और खाने पीने की ये उतार चढ़ाव वाली चीजों को लिस्ट से बाहर निकाल देते हैं। अच्छा, यानी टमाटर और पेट्रोल को हटा दिया। बिल्कुल, क्योंकि टमाटर या आलू के दाम कल बदल सकते हैं, पर क्या किसी के घर का किराया हर हफ्ते बदलता है? नहीं ना। नहीं, रेंट्स तो यूजुअली साल में एक बार बढ़ते हैं। एग्जैक्टली। इसलिए अगर हम इन स्टेबल सेक्टर्स को देखें तो हाउसिंग यानी आवास में सिर्फ 2.15% का इजाफा हुआ है, जो कि बहुत कंट्रोल में लग रहा है। हेल्थ यानी स्वास्थ्य सेवाओं में 1.64% और हाउसहोल्ड गुड्स यानी घरेलू सामान में सिर्फ 1.61% की बढ़ोतरी हुई है। ओह वाह। ये नंबर्स दिखाते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था का जो आधार है यानी जो नींव है वो बहुत सॉलिड है। तूफान सिर्फ उन चीजों में है जिनकी फसल होती है या जो खदानों से आते हैं। नींव अपनी जगह बिल्कुल मजबूत है। ये एनालॉजी सच में बहुत क्लियर पिक्चर देती है। कोर इन्फ्लेशन घर की नींव की तरह स्थिर है। लेकिन मैं यहाँ एक डेविल्स एडवोकेट वाला पॉइंट रखना चाहता हूँ। हाँ, बताइए। एक आम इंसान कोर इन्फ्लेशन तो नहीं खाता ना, वो तो टमाटर और प्याज ही खरीदेगा बाजार से। सही बात है। तो क्या सच में ये कहना ठीक होगा कि इकोनॉमी स्टेबल है जबकि खाने के दाम ऊपर नीचे भाग रहे हैं? लोगों का बजट तो खाने पे ही बिगड़ता है। ये अर्थशास्त्र का सबसे पुराना और गहरा डिबेट है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आम इंसान की पॉकेट पर इमीडिएट हिट फूड से पड़ता है। पर पॉलिसी मेकर्स कोर इन्फ्लेशन इसलिए देखते हैं क्योंकि उन्हें स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम ढूंढनी होती है।
अगर डॉक्टर की फीस, स्कूल की फीस और रेंट अचानक 10% बढ़ जाए तो इसका मतलब है इकोनॉमी की ब्लड स्ट्रीम में महंगाई घुस चुकी है यानी इन्फेक्शन अंदर तक पहुंच गया है। और अब उसे वापस लाना बहुत मुश्किल होगा। फूड प्राइसेस अगले मौसम में ठीक हो सकते हैं फसल आने पर रेंट एक बार बढ़ गया तो वापस नीचे नहीं आता। समझ गया। ये लॉन्ग टर्म स्टिकी इन्फ्लेशन और शॉर्ट टर्म वॉलेटाइल इन्फ्लेशन का फर्क है। तो जब तक नींव स्थिर हैं हम सेफ हैं। राइट, अभी हम सेफली एंकर्ड हैं। लेकिन हम सेफ जरूर हैं, पर अगर बाहर का तूफान बहुत बड़ा हो जाए तो क्या ये नींव उखड़ सकती है? क्योंकि रिपोर्ट के फ्यूचर रिस्क्स वाले सेक्शन में दुनिया भर के क्रूड ऑयल का जिक्र है और वहीं से सबसे बड़ा खतरा पैदा होता है। ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल लगातार $100 पर बैरल के ऊपर मंडरा रहा है। $100 पर बैरल? हाँ, और अब ये वो पॉइंट है जहां हमारी नींव पर दरारें आनी शुरू हो सकती हैं। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? अगर हम अभी 3.48% पर हैं और मई में इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च का अनुमान है कि इन्फ्लेशन बढ़कर 3.6% हो सकती है, जो हालांकि अभी भी आरबीआई के 4% की रेड लाइन से नीचे ही है, तो फिर अचानक मार्केट में अक्टूबर के आसपास रेट हाइक की चर्चा क्यों शुरू हो गई है? अगर हमारी गाड़ी स्पीड लिमिट में है और से 3.6 तक जाएगी, तो अक्टूबर आते आते ब्रेक मारने की बात कहां से आ गई? अगर इसको हम बड़े नजरिए से देखें तो बात 3.6% की नहीं है। बात उस कॉजालिटी, उस डोमिनो इफेक्ट की है जो तेल की कीमतों से शुरू होता है। डोमिनो इफेक्ट? हाँ, रिपोर्ट में बहुत क्लियर कैलकुलेशन दी गई है। अगर रिटेल मार्केट में पेट्रोल या डीजल की कीमत सिर्फ ₹5 बढ़ती है तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इन्फ्लेशन पर 20 बेसिस पॉइंट्स यानी 0.2% का होता है। वेट, सिर्फ ₹5 पर लीटर बढ़ने से पूरी अर्थव्यवस्था की महंगाई 0.2% बढ़ जाएगी? ये मैकेनिज्म कैसे काम करता है ग्राउंड लेवल पर? चलिए इस डोमिनो इफेक्ट को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप 1, क्रूड ऑयल महंगा हुआ। सरकारी ऑयल कंपनीज ने पेट्रोल डीजल ₹5 महंगा कर दिया। ठीक है, यहां तक क्लियर है। स्टेप 2, ट्रांसपोर्ट कंपनी जो ट्रक चलाती है उसने अपना फ्रेट रेट बढ़ा दिया क्योंकि उसका डीजल का खर्चा बढ़ गया है। राइट, अपना नुकसान तो कोई नहीं सहेगा। स्टेप 3, वो ट्रक महाराष्ट्र से टमाटर भरकर दिल्ली की मंडी में लाया। मंडी वाले ने देखा कि ट्रक का किराया बढ़ गया है तो उसने होलसेल दाम बढ़ा दिए। हाँ, लॉजिक ठीक है। स्टेप 4, आपके घर के पास का ठेले वाला मंडी गया और उसने सोचा कि उसकी लागत बढ़ गई है तो उसने अपनी रिटेल प्राइस बढ़ा दी। यहां तक तो समझ आता है। फूड ट्रांसपोर्ट महंगा हुआ और सब्जी महंगी हो गई। पर डोमिनो इफेक्ट यहां रुकता नहीं है। स्टेप 5, डॉक्टर, स्कूल टीचर और लैंडलॉर्ड जो ठेले वाले से टमाटर खरीद रहे हैं उनका महीने का बजट बिगड़ जाता है। ओह, अब कहानी में ट्विस्ट आ रहा है। जब महीनों तक फूड महंगा रहता है और फ्यूल का दाम नीचे नहीं आता तो लैंडलॉर्ड कहता है मेरा खर्चा बढ़ गया है, मैं अपना रेंट बढ़ाऊंगा। डॉक्टर अपनी कंसल्टेशन फीस बढ़ा देता है। और जैसे ये होता है, आपकी जो स्थिर नींव थी यानी कोर इन्फ्लेशन, वो हिलने लगती है। एग्जैक्टली, हाउसिंग, हेल्थ, एजुकेशन सबके दाम बढ़ने लगते हैं। वाओ, ओके। तो तेल वो आग है जो बाहर के तूफान को उस्ताद बनाकर आपके घर के अंदर ले आती है। ये सिर्फ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट नहीं है, ये एक तरह की साइकोलॉजिकल एक्सपेक्टेशंस भी सेट कर देता है कि सब कुछ महंगा हो रहा है तो मैं भी अपनी सर्विस महंगी करूंगा। स्पॉट ऑन। इसीलिए आरबीआई वेट एंड वॉच मोड में है। अगले महीने वो देखेंगे कि क्या ये ₹5 का असर सिर्फ फूड तक सीमित है या ये कोर इन्फ्लेशन में लीक हो रहा है। और अगर लीक हो गया तो? अगर अक्टूबर तक डेटा ने दिखाया कि कोर इन्फ्लेशन 3.3% से बढ़कर 4% की तरफ भाग रही है तो आरबीआई को इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने पड़ेंगे ताकि मार्केट से कैश लिक्विडिटी कम हो और डिमांड पर लगाम लगे। सही कहा, ताकि लोग खर्चा कम करें और दाम वापस नीचे आए। ये पूरी तस्वीर बहुत कॉम्प्लेक्स और इंटरकनेक्टेड है। अगर हम इस पूरी चर्चा को एक जगह समेटें तो अप्रैल 2026 की रिपोर्ट पढ़ना किसी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं था। बिल्कुल। ये सिर्फ एक सीधा ट्रेंड नहीं था, ये परस्पर विरोधी आंकड़ों यानी कॉन्ट्रास्ट की कहानी है। एक तरफ महंगाई लगातार बढ़ रही है, पर दूसरी तरफ हाउसिंग जैसी नींव शांति से खड़ी है। सोना और चांदी आसमान छू रहे हैं, पर आलू और गाड़ियां सस्ती बिक रही हैं। पेट्रोल बॉम्ब बनकर फटने का इंतजार कर रहा है, पर आरबीआई फिलहाल चुपचाप सब ऑब्जर्व कर रहा है।
ये समराइज करने का बेहतरीन तरीका है। और इन आंकड़ों का असल महत्व इकोनॉमी के सिर्फ पेपर मॉडल्स में नहीं है, बल्कि डेली लाइफ पर इसके इम्पैक्ट में है। जैसे कि ईएमआई पर असर? हाँ, जब कोई इंसान नया घर लेने जाता है या कार का लोन प्लान करता है, तो ये समझना जरूरी होता है कि आरबीआई की अगली चाल क्या हो सकती है। इंटरेस्ट रेट हाइक होने का मतलब है कि आपकी अगली लोन ईएमआई पक्का बढ़ जाएगी। राइट। इकोनॉमी इतनी इंटरट्वाइंड है कि ग्लोबल खदानों का इशू या मौसम की बेरुखी आम लोगों के पर्सनल बजट को रीराइट कर सकती है। बिल्कुल, ये सिर्फ परसेंटेजेस का खेल नहीं है, सीधा पॉकेट का हिसाब है। इस सब पर चर्चा करते हुए मेरे दिमाग में एक आखिरी थॉट चल रहा है जो सच में परेशान करने वाला है। क्या थॉट है वो? देखिए, एक तरफ टमाटर और फ्यूल जैसी चीजें महंगी हो रही हैं जो सबकी रोज की जरूरत है ना? हाँ। और दूसरी तरफ बड़ी गाड़ियां और आलू सस्ते हो रहे हैं। जब जरूरत की चीजें आम आमदनी वाले वर्ग को महंगी पड़ रही हैं और वही डिस्काउंट्स ऑटो सेक्टर में आ रहे हैं, तो क्या ये इस बात का इशारा है कि इन्फ्लेशन इकोनॉमी को दो अलग हिस्सों में काट रही है? ये काफी गहरा सवाल है। क्या हमारा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर एक आम इंसान के लिए अलग और लग्जरी स्पेंडर्स के लिए अलग तरह से बिहेव कर रहा है? एक के शेप्ड महंगाई जो हमें अंदर से बांट रही है। ये सच में एक बड़ी चिंता का विषय हो सकता है। इस पर सोचना जरूरी है, क्योंकि डेटा तो नया आता रहेगा, पर उस डेटा के बीच पिसने वाले और मुनाफा कमाने वाले लोग बिल्कुल अलग हो सकते हैं। खैर, आज की इस विस्तृत चर्चा के लिए बस इतना ही। हाँ, और ये आंकड़े आगे क्या मोड़ लेते हैं, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। इस अजीब विरोधाभास के बारे में सोचिएगा जरूर। आपसे जल्द ही अगले मुद्दों और नई इंसाइट्स के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आंकड़ों के पीछे की कहानियों को समझते रहिए।